Okay, my dear students, so let's proceed to the topic. देखिए one of the biggest chapter in the costing and taxation जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर हम लोग का कॉस्ट एंड टैक्स में है, ये हम लोग का मार्क्स का एवरेज कितना देगा देखिए, ये चैप्टर 20 मार्क्स का है। आप समझ लो कि ये चैप्टर आपने पढ़ लिया मतलब आधा सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 20 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो लगभग आधा सिलेबस के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बच्चे लोग ये चैप्टर 20 मार्क्स का है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भैया 20 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि आपका इस चैप्टर से 4x1 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फिर 10x1 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सम्स थ्योरी और ये आएगा सम्स, और उसके बाद आपका 1x6, तो अगर आप ठीक से जोड़ोगे तो 20 मार्क्स हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने मार्क्स का है, तो आप क्या बोलोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर्स 20 मार्क्स इन आवर सिलेबस। व्हाट इट मींस 4x1 एक थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और इतना अच्छा चैप्टर है कि 3 से 4 तो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार-बार घुमा फिरा के एग्जाम में आता रहता है, जो मैं आपको लिखने के लिए दिया हूं, और भी इसमें 1-2 क्वेश्चन दूंगा। उसके 10x1 एक सम्स आएगा 10 मार्क्स का दोस्त, तो इसमें से छोटा सम्स नहीं आता, बड़ा सम्स आएगा, लेकिन छोटे-छोटे पार्टों में सीख करके तब हम लोग कंप्लीट सम्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद आपका 1x6 ए माने की 6 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू और एसक्यू। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बाबू। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग उस इनकम को एसेस करेंगे, उस इनकम का कैलकुलेशन सीखेंगे जो हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है। भैया हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, वो आपको हम समझाएंगे डिटेल में, तो अगर आपका कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी रखे हो, तो उस प्रॉपर्टी से जो आपका इनकम होगा उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो इस चैप्टर में आपको उस इनकम से के बारे में पढ़ना है जो आप अर्न करते हो अपने हाउस प्रॉपर्टी से। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो नोट्स आपको दिया था उस नोट्स से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। नोट्स में मैंने दिया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन कितना बारीक क्वेश्चन आ गया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना नंबर सेक्शन में डील करता है। सर सेक्शन मतलब बाबू इनकम टैक्स जो है ना वो एक तरह का लॉ है, तो इनकम टैक्स की लॉ की किताब में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कितना नंबर सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सेक्शन 22 टू 27। क्लास खत्म होने के बाद ओरल टेस्ट देंगे, बताइएगा सेक्शन 22 टू 27, फिर से 22 टू 27। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक इनकम टैक्स के बुक में बताया गया है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 22 टू 27। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन कौन सा है, तो बोलेंगे 22 से 27। बताइए इनकम टैक्स का अगर आप बुक खोलोगे और उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 तक देखने को मिलेगा। अब अगला जो टॉपिक है थ्योरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज, कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो बात हम लोग कर रहे हैं, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कब करेंगे, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम टैक्स के हिसाब से इसका मतलब क्या होगा। तो आप देखोगे नोट्स में मैंने लिखा है बेसिस ऑफ चार्ज और इसेंशियल कंडीशन। बेसिस ऑफ चार्ज और इसेंशियल कंडीशन क्या होता है भैया? देखिए कुछ कंडीशन ऐसे हैं, अगर आपको मैं 3 कंडीशन भी पढ़ाऊंगा, अगर वो 3 कंडीशन प्रेजेंट होंगे तभी आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे। अगर वो 3 सिचुएशन प्रेजेंट नहीं होंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन नहीं होगा। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये 3 कंडीशन आप याद रखना। कितना कंडीशन बाबू? 3 कंडीशन। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेसिस ऑफ चार्ज और एसेंशियल कंडीशन, मतलब व्हाट आर द बेसिक कंडीशन फॉर चार्जिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक कंडीशन क्या क्या है? तो देखिए फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड टू कंसीडर द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडरेशन करने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करने के लिए 3 कंडीशन है। कितना कंडीशन भाई? 3 कंडीशन, बोलिए ना 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयरटू। ये लॉ का लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी मस्ट consist of land and building appertaining thereto। appertaining thereto इसका मतलब क्या है? तो इनकम टैक्स कहता है कि जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हो,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम को हम लोग तब कंसीडर करेंगे जब वो लैंड एंड बिल्डिंग से इनकम होना चाहिए। किससे होना चाहिए बताइए? लैंड एंड बिल्डिंग से इनकम होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो लैंड एंड बिल्डिंग से अपर्टेनेंट है, अपर्टेनेंट तो जुड़ा हुआ है, जैसे स्टेडियम हो गया, जैसे सिनेमा हॉल हो गया। लेकिन खाली जमीन जो है, खाली जमीन जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो हमने क्या कहा आपको? द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयरटू। जो प्रॉपर्टी का हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग जुड़ा हुआ होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर उससे रिलेटेड चीज होना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो पहला अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज कब होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग कैलकुलेशन कब करेंगे, तो देखिए इसमें बोला गया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, या फिर एनी प्रॉपर्टी अपर्टेनेंट देयरटू, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा हो, कोई भी ऐसा चीज लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा हो, मतलब कि जो ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन वर्क से कवर्ड हो और उसके ऊपर रूफ हो, जो ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन वर्क कवर्ड बाय द रूफ। इसमें बोला गया है लैंग्वेज में कि हियर बिल्डिंग मींस, बिल्डिंग का मतलब होता है कोई भी रेसिडेंशियल हाउस जिसमें आप रहते हो, कोई भी वेयर हाउस, ऑफिस का बिल्डिंग, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और एनी ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स। ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स मतलब ईटा से बना हुआ जो ब्लॉक होता है, कोई भी ऐसा ब्लॉक जो ईटा से बना हुआ हो, मतलब सिंपल भाषा में बोले ना लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और नहीं लैंड एंड बिल्डिंग और अपर्टेनेंट देयरटू, और उसके ऊपर स्टोन से बना ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन से बना हुआ हो और उसके ऊपर रूफ मतलब छत होना चाहिए। तो कोई भी चीज जिसको आप ईटा से बना लेंगे और उसके ऊपर अगर छत होगा तो वो तो बिल्डिंग ही हो जाएगा बाबू। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेशन कब, टैक्स कब लगेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स को कंसीडर करने के लिए पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी द लैंड एंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयरटू। लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए जो लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा हो या लैंड एंड बिल्डिंग से अरेंज्ड हो। बस समझ लेना। अच्छा, जैसे खाली जमीन वो इसमें नहीं आता है, बस में क्योंकि वहां पे ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स नहीं है, वहां पे रूफ नहीं है, तो बोला गया लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा चीज जो लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा हो। दूसरा कंडीशन बोला गया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए दूसरा कंडीशन है द एसएससी मस्ट बी द ओनर। भैया एसएससी का मतलब क्या होता है बाबू? एसएससी मतलब होता है, क्लास 11 के टैक्स में आपने पढ़ा होगा, एसएससी उस व्यक्ति को कहते हैं जिस इंसान का आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जिस आदमी का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो ना उसको आप एसएससी बोलते हो। तो बोला एसएससी मस्ट बी द ओनर, एसएससी मालिक होना चाहिए। एसएससी मालिक होना चाहिए मतलब जैसे अगर आप मेरा टैक्स निकाल रहे हो तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कोई भी चीज तब होगा जब उस प्रॉपर्टी का मालिक हम होंगे। जैसे मान लीजिए कोचिंग सेंटर, ये कोचिंग सेंटर जो है, इस कोचिंग सेंटर में का जो इनकम है, अगर मान लीजिए कोचिंग सेंटर से कोई आदमी भाड़ा कमा रहा है, पैसा भाड़ा उसको हम देते हैं, वो भाड़ा कमा रहा है, तो वो जो कोचिंग सेंटर से भाड़ा कमा रहा है उसके लिए ये प्रॉपर्टी का इनकम क्या हो गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दो बात हमने कहा है, पहला बात बोले हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, दूसरा जिस आदमी का आप बात कर रहे हो, जिस आदमी का आप टैक्स निकाल रहे हो, वो आदमी उस बिल्डिंग का या उस लैंड एंड बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहे, अगर आप मेरा टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो लेकिन मान लीजिए हम भाड़ा का घर में रहते हैं, तो अगर ये भाड़ा का घर है तो ये प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो मेरे टैक्स में तो नहीं आएगा, वो मेरे कैलकुलेशन में तो नहीं आएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए तीन कंडीशन है, पहला लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, दूसरा आप उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, और तीसरा द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब एग्जांपल देते हैं आपको, द इनकम व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरा घर है और ये घर को क्या किया हम कोचिंग पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशन हो गया, हमको कोचिंग पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो वो वाला प्रॉपर्टी जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड नहीं होता है। तो मैंने क्या क्या बात बोला आपको, सुनिएगा ध्यान से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन होने के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए। कितना कंडीशन? आपको तीन, एकदम 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए बेसिस ऑफ चार्ज तीन बात है, तीन बात याद रखना, तीन बात रख लेना दोस्त। पहला लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, दूसरा आप उस लैंड एंड बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए, और तीसरा वो लैंड एंड बिल्डिंग किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। किसी भी मतलब क्या? आप नहीं यूज करें। आपने जिसको भाड़ा दिया वो बिजनेस कर रहा है, कोई बात नहीं। आपने जिसको भाड़ा दिया वो कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं है। आपने जिसको भाड़ा दिया वो अपना क्लिनिक खोल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। आप अगर आप उस पर्पस के लिए यूज
यूज करेंगे तो फिर वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा, तब वो इस हेड में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? जिस आदमी का आप बात कर रहे हो वो उस लैंड एंड बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। और तीसरा बात क्या है? तीसरा बात यह है कि जिस आदमी का आप बात कर रहे हो वो उस प्रॉपर्टी को अपना बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज ना किया हो। तो बढ़िया से रेटिंग मारेगा। लेकिन याद रखिएगा लिखना आपको यही लैंग्वेज पड़ेगा। ये बुक इस लैंग्वेज में मैंने आपको फोटो भेजा है। क्यों? क्योंकि टैक्स एक तरह का लॉ है, आपको यही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। आप कौन लैंग्वेज में लिखेंगे तो टीचर आपको उतना मार्क्स नहीं देंगे। याद रखिएगा टैक्स का थ्योरी जो होता है वो छोटा ही होता है। बीएसटी के थ्योरी की तरह बड़ा बड़ा थ्योरी नहीं होता है, छोटा ही थ्योरी होता है। लेकिन अगर आपका टू द पॉइंट रहेगा, लैंग्वेज मेंटेन रहेगा, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। अदरवाइज टीचर विल हैव द स्कोप टू डिडक्ट योर मार्क्स। उनके पास एक स्कोप रहेगा कि वो आपके मार्क्स को काट सकते हैं। चलिए तो ये पहला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। फिर से एक बार बताइए दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू 27 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन करने के लिए दे रहा 3 कंडीशंस। हाउ मेनी कंडीशंस? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन there must be land and building upper or land and building appertaining thereto। land and building होना चाहिए या फिर land and building से जुड़ा हुआ कोई ऐसा उस तरह का सामान होना चाहिए। दूसरा बात the assessee must be the owner of the property। और तीसरा बात the assessee must not have used the property for the business or profession। एसएससी जो है जिस आदमी का बात कर रहे हो वो प्रॉपर्टी को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज ना किया हो। तो अब ये 3 कंडीशन अगर रहेगा तभी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये 3 कंडीशन नहीं होगा कोई भी सम्स में तो हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग होगा तो हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलिए ये था हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक जो मैंने आप लोगों को भेजा है वो मैंने भेजा है डीम्ड ओनर। सर डीम्ड ओनर क्या होता है? देखिए वो डीम्ड शब्द का मतलब क्या होता है? डीम्ड शब्द का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअल। जो एक्चुअल नहीं है उसको डीम्ड बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन डीम्ड ओनर या गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डीम्ड ओनर। 4 मार्क्स का बहुत बार ये क्वेश्चन दिया है। तो सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर के बारे में बात किया गया है। इनकम टैक्स का सेक्शन 27 जो है वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जब एक्चुअली हम मालिक नहीं है बट हमको मालिक मान लिया गया है। जब आप एक्चुअली मालिक नहीं हो बट आपको मालिक मान लिया जाता है तो उसको बोलते हैं डीम्ड ओनर। क्या होता है वो? डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर आर द पर्सन हु आर नॉट एक्चुअली द ओनर, who are not actually the owner but they are being considered as the owner in the eyes of law। वो एक्चुअली मालिक नहीं है, कानून की नजरों में उनको मालिक मान लिया गया है। तो ये सारे सिचुएशन वो कौन-कौन से लोग हैं जिनको कानून की नजरों में मालिक मान लिया जाता है, जो एक्चुअल मालिक नहीं भी होते हैं फिर भी उनको मालिक मान लिया जाता है। चलिए पहला कंडीशन जो मैंने हाईलाइट किया है, an individual who transferred any house property without adequate consideration to his or her spouse। बोला अगर कोई आदमी अपना हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया। भैया स्पाउस का मतलब होता है दोस्त पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। मतलब अगर मान लीजिए मैं फीमेल पर्सन हूं तो मेरे लिए मेरी धर्मपत्नी स्पाउस हो गई और मेरे धर्मपत्नी के लिए हम क्या हो गए? स्पाउस। तो अगर मान लीजिए हम दोनों में से किसी ने भी किसी भी इंसान को, जैसे सपोज मान लीजिए हम अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर दी तो माय वाइफ इज नॉट द एक्चुअल ओनर बट शी विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर। उनको कैसा मालिक माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा कानून की नजरों में। दूसरा देखिए, द होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट शैल बी कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इम्पार्शिएबल स्टेट मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं हुआ। इम्पार्शिएबल मतलब नॉट डिविजिबल। मान लीजिए 20 बीघा जमीन था हमारे दादाजी का और बंटवारा नहीं हुआ तो हम भी उसके डीम्ड ओनर हो गए, मेरे पापा भी उसके डीम्ड ओनर हो गए। डीम्ड ओनर मतलब जो एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आपका अधिकार है लेकिन उसका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, और जब तक उसका बंटवारा नहीं हुआ है आपको उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। कैसा ओनर बोलिए? डीम्ड ओनर। तीसरा, द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु अलॉटेड और लीज ऑफ बिल्डिंग और अ पार्ट देयरऑफ अंडर द हाउस बिल्डिंग स्कीम शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी आदमी को कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से या कंपनी से अगर कोई प्रॉपर्टी अलॉट किया गया है तो वो आदमी उसका एक्चुअल ओनर तो नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड ओनर। क्या बोलेंगे आपको? डीम्ड ओनर। ये रटना, मतलब रट लेना है लाइन टू लाइन। उसके बाद पर्सन हु टेक्स लैंड ऑन लीज एंड अ बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी अपॉन। मान लीजिए कोई आदमी जमीन लिया लीज पर और उस जमीन के ऊपर वो बिल्डिंग बना लिया तो उस केस में वो डीम्ड ओनर हो जाएगा। मान लीजिए आप जमीन खरीदेगा उस जमीन पर बिल्डिंग बना दी उस केस में हमको आप क्या बोलेगा? डीम्ड ओनर। 5th पॉइंट देखिए,
A person who acquires any right by virtue of long-term lease agreement of the property. अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी के लंबा सा एग्रीमेंट कर लिया, बहुत दिन तक का लीज एग्रीमेंट कर लिया, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी का उसको उस सिचुएशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी का डीम डोनर। तो डीम डोनर में क्या क्या है, अगर आप स्पाउस को ट्रांसफर करोगे तो डीम डोनर, अगर कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ तो आपको डीम डोनर माना जाएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी से मिला है तो वो डीम डोनर हो जाओगे आप उसके। अगर कोई जमीन आपने लीज पे लिया और उस पे आपने बिल्डिंग बना लिया तो आप उसके डीम डोनर हो जाओगे। और उसके बाद है, अगर आपने लीज एग्रीमेंट पर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गया है लीज एग्रीमेंट के कारण तो भी आप उसके डीम डोनर हो जाओगे। उसके बाद एक पॉइंट है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। ये नाम से ही बहुत इजी, एक मार्क्स से पूछता है। डिस्प्यूटेड ओनरशिप मतलब एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग व्हिच टाइटल इज नॉट क्लियर। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड टाइटल क्लियर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी है किसका। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड टाइटल क्लियर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी है किसका। मेरे कोचिंग के बाहर एक जमीन पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं वो मेरा है और एक आंटी है बगल में वो कहती हो उनका है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। इन केस द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी इज इन डिस्प्यूट, द हाउस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्राइम फेसी द पावर टू डिसाइड एज टू हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्लियर ना हो, जब मालिकाना हक क्लियर ना हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो जज करे इसका रियल मालिक कौन है, उस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्प्यूटेड ओनरशिप। क्या बोलते हैं बाबू, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। अब आज का लास्ट थ्योरी, प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है बाबू जिसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी भी है मतलब लैंड एंड बिल्डिंग भी है, बस में लैंड एंड बिल्डिंग भी है, आप उसका मालिक भी है। मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो 3 कंडीशन बताए थे वो तीनों कंडीशन मौजूद है, बट उसके बाद भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है ना जिसके ऊपर टैक्स देने नहीं पड़ते। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, मैं कुछ एग्जांपल यहां पे बोलता हूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कुछ ऐसा हाउस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो टैक्स से एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स छूट दे दिया गया, छोड़ दिया गया, नहीं बाबू तुमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी है ना लेकिन तुमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो है लेकिन उस पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहला है हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी ऐसा हाउस प्रॉपर्टी जो हम लोग अपना बिजनेस के लिए या अपना प्रोफेशन के लिए यूज करेंगे उस पे हमको हाउस प्रॉपर्टी तो है लेकिन उस पे जो इनकम होगा उस पे हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये कोचिंग का रूम मेरा रूम है, इसमें हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमको इसका टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ओन बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करेंगे। दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड बट वेकेंट, हम खुद रहते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब घर में खुद रहना। एक घर है मान लीजिए उसमें हम खुद रहते हैं लेकिन घर मेरा खाली है, घर मेरा क्या बाबू खाली है, तो उस केस में भी आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम देना नहीं पड़ेगा, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तीसरा है हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस। मान लीजिए ये मेरा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या किए, चैरिटी में दे दी। चैरिटी मतलब गरीब बच्चों के लिए दे दिए या अनाथ आलय बना दिए, उस केस में हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी इनकम पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए ये मेरा कोचिंग, ये मेरा रूम, इस रूम को हम क्या किए, बीजेपी का पार्टी ऑफिस बना दिए या टीएमसी का पार्टी ऑफिस बना दिए या मान लीजिए सीपीएम कांग्रेस का पार्टी ऑफिस बना दिए, तो उस केस में हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर कोई यूनियन है मतलब वर्कर्स लोग का ग्रुप है, ट्रेडर्स लोग का मतलब बिजनेसमैन लोग का ग्रुप है, यूनियन मतलब क्लब टाइप का होता है, तो उन लोग अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड है तो उन लोगों का जो जगह होगा या उनका जो जमीन होगा, जो क्लब देखते हो ना क्लब लोग का जो इनकम होता है उस पर उन लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। तो बोला है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। 4 मार्क्स में पूछेगा, 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ये आपको याद करना है। इतना पॉइंट आप याद करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्लास खत्म होने के बाद आप बढ़िया से रीडिंग करिएगा, जो पॉइंट में कंफ्यूजन होगा पूछिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।